सभी लोगों को नमस्कार। आज आप लोगों को क्लास में कैसा लगेगा ये मैं नहीं जानता लेकिन आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। जो नियंत्रक मंडल था उसमें सदस्य जो होते थे 30 सदस्य, उनके वेतन जो था वो किस अधिनियम के तहत मतलब प्रावधान कर दिया गया। तो 1793 का जो राजलेखा जो एक्ट था उसके तहत। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेखा प्रदान करता है। 1833 का राजलेखा जो था ये इनको ईसाइयों को प्रदान करता है, धर्म के प्रचार करने की अनुमति देता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1813 में के चार्टर द्वारा भारतीयों को शिक्षा के व्यय पर के लिए कितनी राशि नियत की गई थी। तो 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए बहुत ज़्यादा होते थी उस समय रकम, तो इतनी राशि निर्धारित की गई थी। उसके बाद है, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था। तो इसका आंसर है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने थोड़ा इम्पोर्टेंट डाला है। तो इसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, ठीक है, को इलवर्ट बिल कहा जाता था। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्यालय संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति थी दी गई। अब वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभिन्न विभागों में सदस्यों को दिए जो उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई। मतलब जो लॉर्ड क्या नाम है कैनिंग था, उसी ने विभागों की मतलब जो है शुरुआत करी थी, जिसका मतलब हर मंत्री, तभी तो मंत्रिमंडल व्यवस्था आज तक चली आ रही है, क्योंकि हर मंत्री को अपना अपना एक विभाग मिल जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय जो था मतलब गवर्नर जनरल ही था, एक टाइप का एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तो गवर्नर जनरल, और जब वह भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वायसराय कहलाता। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि वायसराय और वो कब, मतलब जब वायसराय कब बनता था और गवर्नर जनरल कब बनता था। मतलब सैनिक से जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करेगा तो गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। चलिए चलते हैं, अब हम लोग आ गए अगले पेज पे। ये चार्ट वाइज बनाया गया है आपके लिए समझने के लिए। तो 1937 के चुनाव के आधार पर सरकार का गठन। देखिए यहाँ पे जो भी मैं ये लाया हूँ बना के आपको अपने तरीके से, ये इम्पॉर्टेंट है और ये यूपीएससी लेवल तक में मतलब कि इसका है। ठीक है, पीसीएस लेवल यूपीएससी लेवल तक का है आपके लिए, इसीलिए। और यूपीएसआई परीक्षा, यूपी कांस्टेबल, मतलब जितनी परीक्षाएं हैं सभी में ये पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे प्रांत वाइज और मुख्यमंत्री और दल दिया हुआ है, मतलब जो 1937 के चुनाव के आधार पर गठन जो हुआ था। तो पहला है मद्रास। तो मद्रास में मुख्यमंत्री जो बने थे चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, और यही अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय, मतलब भारतीय प्रथम वायसराय बोले जाएंगे। और दूसरा है बम्बई प्रांत से बीजी खरे जी थे जो कांग्रेस दल से थे, और मध्य प्रांत से एनबी खरे, ये भी कांग्रेस से थे। बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा,
वो भी कांग्रेस से संयुक्त प्रांत यानी कि गोविंद गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस से थे, और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत है उसी को उत्तर प्रदेश बोलते थे। उत्तर प्रदेश पहले बहुत बड़ा था, बाद में उत्तराखंड बाद में अलग हो गया है। अब उड़ीसा से BN दास जो कांग्रेस से थे, उत्तर पश्चिम से डॉक्टर खान साहब मिलीजुली सरकार, और सिंध प्रांत से गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह अप्रैल 1937 से लेके 1938 तक। तो ये कौन सी पार्टी से थे? मुस्लिम पीपल से थे। और अल्लाह बख्श सुमारो, तो यहाँ पे हाँ अल्लाह बख्श सुमरो सॉरी, मार्च 1938 से लेके अप्रैल 1940 तक। तो ये किस पार्टी के थे? पार्टी इत्तेहाद पार्टी के थे, मतलब अखिल भारतीय। और उसके बाद मीर बंदे अली खान जो थे अप्रैल 1940 से लेके 1941 तक, ये मुस्लिम लीग से थे। तो ये जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट है इसी मुस्लिम लीग से ही थे ज़्यादातर लोग। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे आ गए हैं, तो ये लास्ट पेज है। इसमें दिया हुआ है असम से कौन था? सादुल्ला, बाद में गोपीनाथ बारदुलाई, तो मिलीजुली सरकार से थे। पंजाब से सिकंदर हयात खान, तो ये थे यूनियनिस्ट पार्टी से। बंगाल से थे फजलुक हक, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से। ठीक है, तो ये मैंने आज जो चार्ट बनाया है आपको शो किया है, ये चार्ट वाइज से समझाने के लिए किया है, ताकि और ये क्वेश्चन आते हैं और जिन पे ये स्टार लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो आप देख रहे होंगे मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, जहाँ मैंने स्टार लगा रखा है, ये पूछे जाते हैं। जब डीप क्वेश्चन आता है यूपीएससी में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, और अगले क्लास में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तो सभी को नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।